ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर है वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बारे में आज थोड़ी सी हम बात करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और उसकी इक्वेशन कैसे आएगी उसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे, और एक दो ग्राफ आएंगे उसको भी डील करेंगे, और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन उसकी भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने ऑर्डर तो पहले ही सीखे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, तो आज हमें उसमें से एक पहले देखना है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं? द रिएक्शन इज सेड टू बी ज़ीरो ऑर्डर इफ़ इट्स रेट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन की जो रेट है वो कोई भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसे रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि तुम इनिशियल कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम ले रहे हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे तुम कोई भी लो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कोई भी लो, रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा नहीं। ऐसे रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमको बताऊं कि मैंने अमोनिया गैस एज ए रिएक्टेंट लिया है और कैटालिस्ट लिया है प्लेटिनम, और जो है इसका हम क्या कर रहे हैं कि प्लेटिनम गैस के ऊपर अमोनिया गैस को डिपॉजिट करवा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इससे क्या बनेगा? N2 + 3H2। अब देखो कैटालिस्ट का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो अमोनिया होगा धीरे धीरे कवर करता जाएगा, प्लेटिनम का सरफेस धीरे धीरे कवर होता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो प्लेटिनम का सरफेस है वो पूरा कवर्ड हो जाएगा। तो जब तक वो कवर नहीं होता तब तक तुम देखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं जो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि अगर तुम प्रेशर को बढ़ा दो, मतलब अमोनिया बहुत सारा ले लो, तो ये सरफेस कवर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये प्लेटिनम का सरफेस है, उसके ऊपर अमोनिया मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। एक टाइम आएगा कि कोई भी जगह नहीं बचेगी कि जहाँ पे अमोनिया आके डिपॉजिट हो सके। फिर चाहे तुम कितना भी अमोनिया ऊपर से ऐड करते जाओ, तुम्हें पता है कि इसके यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो नए अमोनिया आ नहीं सकते। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन फिर तुम चाहे अमोनिया को कितना भी ले लो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पहले हमको क्या देखने को मिला कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि ये इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब बोलेंगे एक लो प्रेशर ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा दिख रहा था, पर जब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते गए हाई प्रेशर क्रिएट हुआ या हमने दिया, तो ये क्या हो गया? ज़ीरो ऑर्डर हो गया। मतलब अमोनिया फिर हम कितना भी ले लें, यहाँ पे जो है अमोनिया ऑलरेडी जो डिपॉजिटेड है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? कांस्टेंट कर देगा, क्योंकि नए मॉलिक्यूल्स आके बैठने वाले नहीं है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट हो गया। तो लो प्रेशर पे तो ये फर्स्ट ऑर्डर का काम कर रहा था, हाई प्रेशर पे वो क्या हो गया? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसी रिएक्शन में हमने इनिशियल स्टेज में इसको देखा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, पर जैसे ही प्रेशर हमने हाई किया वो ज़ीरो ऑर्डर हो गया। फिर मतलब कि तुम जितना भी अमोनिया गैस बढ़ाते जाओ, प्लेटिनम का सरफेस एक बार बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और भी देखेंगे, पर बातों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो है अभी हमको एक एग्जांपल बताया। तो इसको जो है हमें इसकी जो इक्वेशन है उसको डिराइव करना है, तो उसके लिए जो है हम कुछ ना कुछ चीज़ें लेंगे और उससे ही हम जो है रिएक्शन को आगे बढ़ा के उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें है कि ए जो है वो रिएक्टेंट है और किस पर कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट के अंदर। तो हमें पता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम लिख सकते हैं कि K0 ज़ीरो ऑर्डर के लिए K जो है रेट कांस्टेंट है, और ए का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू ज़ीरो, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड करता नहीं है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रेट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? रेट कांस्टेंट K0, क्योंकि ये एनीथिंग रेस टू ज़ीरो इज़ 1,
तो ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे से इक्वल है, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ से हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात ही हटा दी, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। तो हम बोलते हैं कि रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, मतलब एक है एक से ज़्यादा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से रेट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, अब इसको जो है हम इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे तो हम फिर से ही रिएक्शन को अज्यूम करने के ए जो है हमारा रिएक्टेंट है और वो दे रहा है प्रोडक्ट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू जीरो यानी जीरो ऑर्डर के लिए लिया है, तो प्रोडक्ट हमें पता है इनिशियल जब हम इसको लेंगे तो प्रोडक्ट कोई नहीं का, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। पर आफ्टर टाइम टी, मतलब कुछ समय बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना एज्यूम कर रहे हैं कि वो हो गया है जो है रेस टू 1। चलो अब रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन हम जानते हैं कि अगर हमको इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखना है तो हम लिखेंगे -d/dt इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। वो किसके बराबर होगा, तो हमने अभी अभी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ पे एज्यूम किया, उसको यहाँ पे लिखेंगे। अभी अभी हमने क्या बोला कि एनीथिंग रेस टू 0 1 हो जाता है, तो इसको इंटू 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, -d इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई dt इज इक्वल टू k0। ये ज़ीरो हम लिखते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए ताकि हमको पता चले कि हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। फिर ये dt को इधर जाने देंगे तो क्या मिलेगा, dA इज इक्वल टू माइनस kdt। चलो अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन यानी कि हमको दोनों का इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन के लिए हमको लिमिट रखनी पड़ेगी। तो लिमिट कहाँ से लेंगे, तो हमने यहाँ पे जो इनिशियल और जो फाइनल हमने लिया है उसको यहाँ पे लिमिट में रख देंगे। तो a0 से a और यहाँ पे टाइम इनिशियल 0 है और एट टाइम t। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा, a माइनस a0 इज इक्वल टू, अब k0 जो है वो तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और इसका लिमिट क्या है 0 टू t यानी कि t माइनस 0। तो हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगी a इज इक्वल टू a0 माइनस k0 t। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो हमारी बुक के अंदर भी दिया हुआ है कि k0 इज इक्वल टू a0 माइनस a बाई टी। इसी को रीराइट किया है अलग से, है ना, k0 के फॉर्म में इसको जो है लिखा गया है, तो तुमको जो है ये इक्वेशन मिल जाएगी। चलो अब हमें क्या देखना है कि ये जो हमने बात की, ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे ली, उसको ग्राफ के तौर पे हम कैसे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें ये देखना है कि एनी रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर मस्ट ओबे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो है यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है हमने अभी थोड़ी देर पहले जो ली, ये वाली इक्वेशन इसको ओबे करेगी तो ही हम बोलेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें पहले उसको y = mx + c के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम पहले उसको उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये y हो जाएगा mx + c, ये हमारा c है, और ये जो है m ये हमारा k0 है, और x जो है t। मतलब टाइम को हम जो है t क्या है, टाइम है, तो टाइम x एक्सिस पे और कॉन्सेंट्रेशन y एक्सिस पे, तो उसी को जो है यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं। तो जैसे तुमको -k0 क्या है हमारा स्लोप, वो नेगेटिव में है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा स्लोप का वैल्यू आएगा वो डाउन साइड आएगा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे जो है लिया है कि टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, ऐसे ऐसे टाइम पास हो रहा है, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये जैसे ही लाइन हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट काटेगा वो हमारा क्या होगा, a0 जिसको हमने क्या लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हमने लिया था। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, पर रेट जो है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसके लिए एक और ग्राफ हम देख सकते हैं जिसमें हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो इस साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इस साइड रेट बढ़ रहा है। पर यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है पर रेट में कोई जो है चेंज नहीं आ रहा, वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करता नहीं, इसलिए कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसी के ऊपर से हमको एक और चीज़ देखनी है, वो है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड
to reduce initial concentration of a reactant to half of its initial value is called half life period। मतलब कितना टाइम लगा कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया उसको आधा होने में जो टाइम लगा वही हमारा क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि मान लो कि मैंने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया और वो अब क्या हो गया है, एक टाइम के बाद वो जो हो गया है 5 ग्राम हो गया। मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया था 10 ग्राम वो अब क्या हो गया है 5 ग्राम, मतलब आधा हो गया है। तो इसको 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में जो टाइम लगा वही हमारा क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसी को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इस इक्वेशन को लिखा था, इसको यहाँ पे लिखेंगे। और हमें पता है कि यहाँ पे अब टाइम जो है, टाइम को हम क्या लिखेंगे, टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ का। तो इफ़ टी इज इक्वल टू टी हाफ देन ए इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब जो फाइनल हमारा कॉन्सेंट्रेशन हुआ वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसका, इनिशियल का, है ना। अगर ये ए नॉट ज़ीरो है तो ये क्या होगा, ए नॉट ज़ीरो बाई टू, इसका आधा। तो इसी को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि टी हाफ इज इक्वल टू ए ज़ीरो बाई टू के ज़ीरो। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसमें कि इसका जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। पर ज़ीरो ऑर्डर का जो ओरिजिनल होता है वो कोई भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, पर उसका हाफ लाइफ करता है। तो ये बात जो है याद रखनी पड़ेगी, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, पर उस जो ज़ीरो ऑर्डर का ओरिजिनल रेट है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता नहीं है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो अभी अभी हमने तुमको बताया। फिर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो हम अभी अभी जो इक्वेशन लिखे के इज इक्वल क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल्स पर लीटर लिखते हैं, तो यहाँ पे उसका यूनिट हो जाए मोल पर लीटर, और टाइम को हम सेकंड्स में ले रहे हैं, मिनट्स में भी ले सकते हैं और आवर्स में भी लिख सकते हैं। तो सेकंड, मिनट या आवर कुछ भी होगा। तो अगर यहाँ पे सेकंड्स ले रहे हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। तो अगर यहाँ पे हमने मिनट लिया हो तो यहाँ पे मिनट इनवर्स लिखने को देखने को मिलता, अगर आवर्स लिया हो तो आवर्स इनवर्स लिखने को मिलता। तो यहाँ पे हमने सेकंड लिया तो सेकंड हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज एज अंडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। फिर यहाँ पे हमने इसका तो एग्जांपल तुमको पहले ही दिया है अमोनिया का, कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले इनिशियल टाइम में देखने को मिलेगा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है अगर उसका प्रेशर अगर हम बहुत हाई कर देते हैं तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे तुम इसको देख सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल है, उसको तुम जो है याद कर सकते हो। एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन आर ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड ऑन गोल्ड सरफेस, ये सब जो है एग्जांपल है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो इस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में इतना ही। हमने इसके अंदर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को जो है कैसे डिराइव किया वो हमने देखा, उसकी ग्राफ्स के बारे में बात किया, और जो है हमने उसके हाफ लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन की। तो ये था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसका हाफ लाइफ पीरियड। और बाकी की बात जो है जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।